राजू और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहते थे। उस गांव का नाम भद्रपुर था। राजू और उसकी माँ बहुत गरीब थे। उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर अपना और राजू का पेट भरती थी। राजू की उम्र उस समय 12 वर्ष हो चुकी थी। राजू की माँ चाहती थी कि राजू पढ़ लिख जाए तो उसे राजा के दरबार में नौकरी लगवा दें। राजू पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। राजू का एक दोस्त था जिसका नाम बबलू था। राजू और बबलू में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। बबलू के माँ नहीं थी, बबलू के सिर्फ पिता थे। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना और बबलू का खर्चा चलाते थे। उस दिन राजू और बबलू के स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी। दोनों वापस घर आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि आकाश में धूल छा गई है। फिर थोड़ी ही देर में बहुत जोर से आंधी चलने लगी। इतनी तेज आंधी पहले कभी नहीं आई थी। उन दोनों को ऐसा लगा कि अब इस आंधी में ये दोनों उड़ जाएंगे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंधी की तेज हवा से बचने के लिए एक तरफ को चल दिए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक पहाड़ी नजर आई। वे दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़े धीरे धीरे पहाड़ के पास पहुंच गए। वे दोनों तेज आंधी से बचने के लिए उस पहाड़ से टेक लगाकर खड़े हो गए। तभी उनके पीछे कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और वे दोनों एकदम से चौंक गए। घूमा और देखा कि पहाड़ पे एक सुरंग सी नजर आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस सुरंग में प्रवेश कर गए। तभी सुरंग का दरवाजा बंद हो गया और दोनों ने जल्दी से पीछे देखा, मगर सुरंग का दरवाजा बंद हो चुका था। बबलू ने पूछा, मित्र अब क्या कर है? राजू ने कहा, मित्र हमें आगे सुरंग में बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इस सुरंग का रहस्य क्या है और यह सुरंग हमें कहाँ पहुँचाती है। फिर थोड़ी रुक कर बोला, मित्र हो सकता है हम दोनों कहीं किसी तिसलमी में तो नहीं पहुँच गए हैं। बबलू ने कहा, ऐसा हो सकता है दोस्त। फिर दोनों उस सुरंग में आगे बढ़े तो उन्हें कुछ दूर पर सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया। वे दोनों उस सुनहरे प्रकाश के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे उस सुनहरे प्रकाश के अंदर के घेरे में आ गए हैं। और तभी उन्हें एक तेज झटका लगा और वे दोनों उस सुनहरे प्रकाश के साथ हवा में ऊपर उठ गए। उन दोनों ने घबरा कर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ समय बाद उसके पैर जमीन पर लटकाए तो उन्हें बड़ी आंखें खुली। आंखें खुलते ही एक तरफ नीला और नीला नजर आ रहा था। आकाश की तरफ देखा तो आकाश में चांद अपने प्रकाश फैला रहा था। बबलू ने पूछा, मित्र ये हम क्या देख रहे हैं? राजू ने कहा, हाँ मित्र, हम लोग सुबह स्कूल के लिए निकले थे और इस समय चांद निकला है। इसका अर्थ है कि रात्रि आ गई। तो क्या हम लोग काफ़ी समय से हवा में उड़ रहे थे? और हवा में कहाँ तक हमारा विश्वास है कि हम लोग अधिक से अधिक आधे रहे होंगे। फिर इतनी जल्दी रात्रि कैसे आ गई? सिर्फ यह आश्चर्य की बात है। तभी उन्हें अपने पीछे धीमे से खिलखिला और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों ने चारों तरफ देखा मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे दोनों बहुत डर गए। तभी आवाज़ आई, बच्चों तुम दोनों डरो नहीं, मैं इस देश के शहजादे नील परी हूँ। यह मेरा देश है, इस देश का नाम नील देश है। राजू ने कुछ हिम्मत बांधकर कहा, मगर परी शहजादी आप हमें दिखाई तो नहीं दे रही है। तभी रोशनी का एक तेज धमाका हुआ। राजू और बबलू की आंखें एकदम से बंद हो गई। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सी 20 साल की एक लड़की थी। उसकी आंखें नीली थी। वह अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुई थी। उसके सिर पर एक मुकुट रखा था। उसके पीठ पर 2 पंख थे। वह मुस्कुरा रही थी। राजू और बबलू दोनों आश्चर्य से एकदम से उसे देखे जा रहे थे। तभी परी शहजादी ने कहा, आओ बच्चों मेरे पास। राजू और बबलू दोनों ही बेझिझक उसके पास चले गए। नील परी ने कहा, आओ मैं तुम्हें दोनों को अपने देश की सैर करा दूँ। फिर परी शहजादी ने अपनी छड़ी घुमाई। राजू और बबलू एकदम से अपनी जगह से उड़ने लगे और नील परी के साथ उसके देश में घूमने लगे। नील परी उन्हें अपने देश के बारे में बताती जाती थी। जगह जगह मिठाई की दुकान लगी थी। बहुत सी जगह खिलौने की दुकान लगी थी। बहुत भीड़ थी। सब एक तरफ परियां ही परियां नजर आ रही थी। एक स्थान पर बहुत सी परियां भीड़ लगा खड़ी थी। बबलू ने पूछा, नील परी यह परियां यहाँ भीड़ क्यों लगा खड़ी है? नील परी ने कहा, आज हमारे देश में एक त्योहार मनीहम मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश में जगह जगह बहुत से कार्यक्रम होते हैं। कहीं पर नाच गान होता है तो कहीं पर खेल होता है। इसलिए ये परियां यहाँ भीड़ लगाकर खड़ी है। कुछ आगे बढ़ने पर जंगली का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ ऊंचे ऊंचे और घने वृक्ष लगे थे। नीलपरी, वह तो हाथी के पैर के निशान है। फिर उसने एक तरफ इशारा किया। नीलपरी ने जब उस निशान को देखा तो वह चौंक गई और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राजू ने नीलपरी की तरफ देखा। नीलपरी बहुत ध्यान से उस निशान को देख रही थी। बबलू ने पूछा, नीलपरी क्या बात है,
आप इन निशान को ध्यान से देख रही हो? नीलपरी ने कहा, बच्चों, हमारे देश की पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि कभी इस देश में बहुत बड़े बड़े राक्षस होते थे। उन राक्षसों में और परियों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। फिर वह राक्षस इस जंगल की तरफ डरकर भाग गए और उसके बाद वे कहीं नजर नहीं आए। परियों ने सोचा कि राक्षस कहीं और भाग गए। मैं वही निशान देखकर आश्चर्य हूँ कि ये निशान उन्हीं राक्षसों के हैं, मगर वे राक्षस अभी तक जिंदा है, इस पर विश्वास नहीं होता। उसी समय एक भयानक शोर सा उठा। उन्होंने देखा कि 15-15 फुट ऊंचे राक्षस जो 20-25 की संख्या में थे, आपस में शोर मचाते चले आ रहे थे। नीलपरी उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। उन राक्षसों ने निकल जाने के बाद नीलपरी दोनों बच्चों के साथ वापस लौटने लगी। उसी समय राजू ने कहा, नीलपरी, वो बोना सा बुढ़ा कौन है जो अपने आगे अलाव जलाए कुछ बोल रहा है? नीलपरी ने जब उस बोने को देखा तो वह मन ही मन में बड़बड़ाई। उसने कहा, अरे यह तो राक्षसों का गुरु युमाना है। फिर नीलपरी ने कहा, बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, कहीं उस बूढ़े की नज़र हम पर नहीं पड़े, वरना हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर दोनों बच्चों के साथ नीलपरी जल्दी जल्दी वापस लौटने लगी, किंतु उसी समय राक्षस के धर्मगुरु योमान की नज़र उस पर पड़ी। योमान उन्हें देखते ही अपने मन में कुछ बोला और अपनी बगल में एक टोकरी में कुछ सामान निकालकर अपने सामने जल रहे अलाव में डाल दिया। दरअसल वह अलाव नहीं, हवन कुंड था, उसमें आग जल रही थी। उसी समय एक आग का भभकाहा सा उठा और परी वही आकाश में रुक गई। नीलपरी ने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर वह अपना हाथ हिला तक नहीं सकी। तभी अचानक नीलपरी का जादू टूट गया। दोनों बच्चे जमीन पर गिरने लगे। उसी समय फिर वे दोनों बच्चे हवा में लटके से रह गए। ना तो अब वे नीचे आ रहे थे, ना ऊपर जा रहे थे। फिर बड़े आराम से तीनों जमीन पर आकर रुक गए। नीचे आते ही राक्षसों ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और नीलपरी को भी पकड़ लिया। राक्षसों के धर्मगुरु योमान ने नीलपरी की तरफ देखा और कहा, तो तू है नील देश की शहजादी नीलपरी और परी रानी लालपरी की बेटी। अब हम लोग लालपरी से बरसों पुराना अपनी हार का बदला लेंगे। फिर योमान ने राक्षसों से कहा, इन लोगों को कैद खाने में ले चलो। राक्षस उन तीनों को करके कैद खाने की तरफ चल दिए। साथ ही योमान भी चल दिया। कैद खाने में पहुंचकर उन तीनों ने वहाँ बंद कर दिया गया और योमान ने अपने मन में कुछ कहा और फिर हाथ उठाकर हिलाया। तभी एक लोहे का जालीदार दरवाजा उन तीनों के आगे गिर गया। योमान ने नीलपरी से कहा, यह दरवाजे जादू है, इन्हें तुम तोड़ नहीं पाओगे और अब तुम मेरे कैद के खाने में रहोगे। इतना कहकर योमान राक्षसों के साथ वहाँ से चला गया। कैद खाने में वापस आकर योमान ने अपना ज्योतिष शास्त्र उठाया और राजमहल की तरफ चल दिया। और राजमहल में पहुंचकर राक्षसों का राजा सेमन ने योमान का अभिवादन किया और उन्हें बैठाया। सेमन ने कहा, क्या बात है आचार्य जी? योमान ने कहा, आप तो जानते ही हैं महाराजा, हम लोग परियों से बरसों पहले हार चुके थे। सेमन ने कहा, हाँ आचार्य जी, मैं ये जानता हूँ। योमान ने कहा, तो महाराज, अब समझ में आ गया है कि हम लोग परियों के देश नील देश पर आक्रमण कर दे। सेमन ने कहा, किंतु आचार्य जी, हम लोग परियों से जीत नहीं सकते। मैं जानता हूँ, योमाना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ा रुककर योमान बोला, मैं नील देश की शहजादी नीलपरी को कैद कर लिया और अब नीलपरी मेरी कैद में है। सेमन आश्चर्य से उछल पड़ा और उसने कहा, तब ठीक है आचार्य जी, अब हम राक्षस लोग परियों से उसका नीलदेश वापस ले लेंगे और अब नीलदेश पर हम राक्षसों का अधिकार होगा। योमन ने कहा, वह तो ठीक है महाराज, किंतु पहले मैं अपना ज्योतिष शास्त्र देख लूँ। इतना कहकर योमन ने अपना ज्योतिष शास्त्र खोला। थोड़ी देर लगा योमाना ज्योतिष शास्त्र देखते रहा, फिर वह गंभीर हो गया। सेमन ने पूछा, क्या बात है आचार्य जी, आप तो बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं। योमन ने कहा, हाँ महाराज, ज्योतिष शास्त्र यह कह रहा है कि नीलपरी ही राक्षसों का सर्वनाश का कारण बनेगी और इस स्थान में, नील देश में, राक्षसों का अंत हो जाएगा। सेमन ने भी जब यह सुना तो वह सोच विचार में पड़ गया। योमान भी उन्हीं गहन विचारों में खो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, महाराज, अब नीलपरी ही राक्षसों का सर्वनाश का कारण बनेगी तो क्यों न नीलपरी को ही समाप्त कर दिया जाए। सेमन ने कहा, नहीं आचार्य, और कोई रास्ता खोजिए। योमाना ने कहा, इसके लिए मुझे अपने आश्रम में जाना पड़ेगा और अपने वंश के पहले धर्मगुरु का संपर्क साधना होगा। सेमन ने कहा, ऐसा ही करिए आचार्य जी। योमाना राजमहल में वापस आकर अपने आश्रम में पहुंचा। योमाना एक लकड़ी के तख्ते पर सीधा बैठ गया और फिर उसने अपने मन को एकाग्र किया और योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को बाहर निकाला और अपने गुरु को संपर्क साधा। योमान की सूक्ष्म शरीर में पहले धर्मगुरु ने कहा, आचार्यवर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पहले धर्मगुरु ने योमान को अभिवादन स्वीकार किया। फिर पूछा, योमान, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें हमसे संपर्क साधना पड़ा? योमान ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ आचार्य, मगर और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे राक्षसों का सर्वनाश ना हो और नील देश पर राक्षसों का अधिकार हो जाए। पहले धर्मगुरु ने कुछ सोच कर कहा, हाँ, अगर तुम
कर सकूँ तब। किंतु उस काम में बहुत बड़ा बाधा है। मैं उस बाधा को दूर करने का प्रयास करूँगा। पहले धर्मगुरु ने कहा, नीलपरी के साथ जो 2 लड़के हैं, वह तुम्हें तुम्हें काम में सबसे बड़े बाधा डालेंगे। योमाना ने कहा, आचार्यवर, अगर वह दोनों लड़के राह का सबसे बड़ा कांटा बन रहे हैं तो मैं उन दोनों लड़कों को ही समाप्त कर दूंगा। पहले धर्मगुरु ने कहा, हम दोनों लड़के को तो तुम अभी नहीं पाओगे, क्योंकि वह दोनों अब तुम्हारे कैद से निकल चुके हैं। योमान ने कहा, आप मुझे बताएं कि फिर कैसे हम नीलदेश पर अधिकार कर पाएंगे। पहले धर्मगुरु ने कहा, यह एक ऐसी सिद्धि है कि इसे सिद्ध कर लेने के बाद तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। यह सिद्धि 30 दिन में होगी। फिर सिद्धि करने का तरीका बताया। योमान ने फिर अपने धर्मगुरु को प्रणाम किया और फिर योमाना सूक्ष्म शरीर में वापस असली शरीर में आ गया। योमाना अपनी जगह से उठा और कैदखाने की तरफ चला। कैदखाने में पहुंचकर योमाना ने देखा कि दोनों बच्चे वहां पर नहीं हैं। योमाना ने नीलपरी से पूछा, वे दोनों बच्चे मेरे इस कैदखाने से कैसे बाहर निकल गए? यह तो जादू कैदखाना है। नीलपरी ने कहा, मेरी अंगूठी की चमत्कारी शक्ति के आगे तुम्हारा जादू कुछ काम नहीं कर सकता। बस अपने अंगूठी की चमत्कारी शक्ति से मैंने मुक्त हो सकती थी, लेकिन मेरा अंगूठी की चमत्कारी शक्ति से कोई भी किसी का जादू काट सकता है। और वह अंगूठी मैंने उन दोनों बच्चों को दे दी, जिसकी वजह से वह तुम्हारी कैद से आज़ाद हो गया। यमुना इतना सुनते ही क्रोध से कांपने लगा और उसने जादू के जोर से नीलपरी को पत्थर का बना दिया। फिर यमुना वहाँ से राजमहल राक्षसों के राजा सेमन के पास आया और कहा, महाराज, मैं 30 दिन के लिए एक सिद्ध करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे आश्रम के चारों तरफ बहुत ही भयंकर राक्षसों का पहरा लगवा दीजिए, क्योंकि इस सिद्धि को पूरा होते ही फिर राक्षसों को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। सेमन ने फिर बहुत से भयंकर भयंकर राक्षसों को बुलाकर उन्हें बताया कि आचार्य जी के आश्रम के चारों तरफ से घेर लो और कोई भी आश्रम के प्रवेश न कर पाए। जो कोई भी आए उसे पकड़कर खा जाओ। वे भयंकर राक्षस योमाना के साथ उसके आश्रम में आए और पूरे आश्रम के चारों तरफ से घेर लिया। उधर कैदखाने से बाहर आकर दोनों बच्चे अंगूठी की सहायता से अदृश्य हो गए और राक्षसों की सीमा से बाहर आ गए। राजू ने कहा, मित्र, नीलपरी ने कहा था कि अब हम दोनों मिलकर योमान को मार देंगे। तभी नीलपरी योमान के जादू से मुक्त हो गई। और जब तक नीलपरी अदृश्य होकर हमारी सहायता नहीं करेगी, हम दोनों योमाना को नहीं मार पाएंगे। और नीलपरी का मुताबिक योमाना के जादू को तब तक मुक्ति हो जाएगी जब हम काली पहाड़ी पर रहने वाले जादूगर मकाड़ा से करामती हीरा प्राप्त कर लेंगे। उस हीरे को जब हम नीलपरी के बाएं हाथ पर रगड़ेंगे, तब योमाना के जादू से नीलपरी मुक्त हो जाएगी। बबलू ने कहा, हाँ मित्र, किंतु करामती हीरा मकाड़ा जादूगर के पेट में है और मकाड़ा जादूगर को मारे बिना हम वो करामती हीरा प्राप्त नहीं कर सकते। जब मकाड़ा जादूगर मारा जाएगा तभी हम वो करामती हीरा प्राप्त कर सकते हैं। राजू ने कहा, हाँ, मकाड़ा जादूगर मरेगा भी तो सिर्फ जादुई तलवार से ही, और वह जादुई तलवार हमें यह अंगूठी प्रदान करेगी। बबलू ने कहा, अब हमें अंगूठी के द्वारा काली पहाड़ी पर चलना चाहिए। राजू ने फिर अंगूठी से कहा कि जादुई अंगूठी, हमारे लिए उड़न खटोला भेजो। तुरंत ही एक उड़न खटोला उन दोनों के सामने आ गया। वे दोनों उड़न खटोला पर बैठ गए। राजू ने कहा, उड़न खटोला, हमें काली पहाड़ी पर पहुंचा दो। उड़न खटोला धीरे धीरे ऊपर उठा और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उड़न खटोला काली पहाड़ी पर उतरा। राजू ने अपने जादुई अंगूठी से कहा, अब यह उड़न खटोला वापस जाए, तो तुरंत ही उड़न खटोला अदृश्य हो गया। राजू और बबलू काली पहाड़ी पर पूर्व दिशा की ओर बढ़े। हर तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। उससे उन्हें काफ़ी आराम मिल रहा था, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी। चलते चलते उन्हें प्यास महसूस हुई। थोड़ी दूर पर एक स्वच्छ जल से भरा तालाब था। दोनों उसी तालाब की तरफ बढ़े। तालाब के पास हवा की शीतल झोंके उन्हें और आनंद प्रदान कर रहे थे। दोनों ने वहाँ तालाब पर उतरकर हाथ पैर धोए और वे दोनों समझ पोते उससे पहले ही वे दोनों बेहोश हो गए। तभी वहाँ पर एक आहट गूंजा और वहाँ पर जादूगर साकुरा प्रकट हुआ। उसने ताली बजाई तो उसका एक सेवक वहाँ पर आ गया। जादूगर साकुरा ने अपने सेवक को कहा, इन दोनों बच्चों को ले जाकर कैद कर दो। आज रात दोनों बच्चों की बलि दी जाएगी। सेवक ने साकुरा की आज्ञा का पालन किया और दोनों बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे की बेहोशी टूटी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने चारों तरफ देखा। बबलू ने कहा, मित्र, यह हम दोनों कहाँ हैं? राजू कुछ कहता, इसके पहले उसके सामने आवाज़ गूंजी, तुम दोनों जादूगर साकुरा के कैद में हो। दोनों बच्चे ने इधर उधर देखा, किंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। तभी फिर आवाज़ आई, शायद तुम दोनों काली पहाड़ी पर आए थे। दोनों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि यह आवाज़ एक पत्थर की मूर्ति से आ रही थी।
वो मूर्ति किसी परी की लगती थी। राजू ने पूछा उस मूर्ति से पूछा, आप कौन है? उस मूर्ति ने कहा, मैं नील देश की शहजादी सुनहरी परी हूँ। मुझे इस जादूगर साकुरा ने कैद कर लिया है और पूर्णमासी की रात को मेरी बलि अपने शैतानी देवता को चढ़ाएगा और वो तब तक इसे मेरी शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएगी। उस समय यह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और नील देश पर अधिकार कर लेगा, फिर पूरी दुनिया को परेशान करेगा। राजू ने कहा, किंतु सुनहरी परी, नील देश की राजकुमारी तो नील परी है। सुनहरी परी ने कहा, नील परी मेरी छोटी बहन है, मगर तुम दोनों नील परी को कैसे जानते हो? तब राजू और बबलू ने सुनहरी परी की अपने और नील परी के बारे के शुरू से अब तक की पूरी बात बताई। इन दोनों की बात सुनकर सुनहरी परी ने कहा, हाँ बच्चों, उसी करामती हीरे से मैं भी इस जादूगर की कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। फिर कुछ सोचकर सुनहरी परी ने कहा, अपनी अंगूठी के द्वारा तुम दोनों अदृश्य होकर यहाँ से निकल जाओ और उत्तर दिशा की तरफ जाना। उधर एक बहुत बड़ा महल है, उस महल में ही जादूगर मकड़ा रहता है। दोनों बच्चों ने फिर सुनहरी परी से पूछा कि योमाना भी तो नील देश का जीतना चाहता है, तब क्या यह जादूगर साकुरा योमाना से अधिक ही शक्तिशाली है? सुनहरी परी ने कहा, साकुरा जादूगर है और यहाँ की काली शक्तियाँ उसके पास है। वह काले जादू का माहिर है और योमाना तो सिर्फ राक्षसों का धर्मगुरु है। हाँ, ये बात तो राक्षसों का राजा सेमन भी काला शक्तियों का स्वामी है। उससे आगे जादूगर साकुरा नहीं टिक पाएगा और राक्षसों का राजा सेमन का कोई भी नहीं मार सकता, सिर्फ उसे नीलपरी ही मार सकती है। उन दोनों ने फिर सुनहरी परी से कहा, अच्छा सुनहरी परी, हम दोनों करामती हीरा लेने जा रहे हैं। फिर राजू ने जादुई अंगूठी से कहा, हे जादुई अंगूठी, हम दोनों को अदृश्य कर दो। उसी समय दोनों अदृश्य हो गए। फिर राजू ने कहा, हमें उत्तर दिशा की तरफ जादूगर मकड़ा के महल पहुंचा दो। पलक झपकते दोनों जादूगर मकड़ा के महल में खड़े थे। उस समय जादूगर मकड़ा ने अपने महल पर कदम रखा। जादूगर मकड़ा ने एकदम से कहा, जो कोई भी यहाँ है वह सामने आ जाए। मेरी काली शक्ति हमें बता दिया है कि यहाँ पर कोई है। कोई उत्तर पाता न देख जादूगर मकड़ा ने अपने मन में कुछ पढ़ा और उसी समय उसके हाथ में कुछ राख आ गई। उसने उस राख को चारों तरफ से फूंक मारकर उड़ा दिया। तभी दोनों बच्चे उसके सामने खड़े दिखाई दिए। उसने ताली बजाई, तुरंत ही एक भयाकाय दैत्य आ गया। जादूगर मकड़ा ने कहा, इन दोनों को काल कोठरी में कैद कर दो। उस भीमकाय दैत्य ने कहा, मालिक, मनुष्य का मांस बहुत समय से नहीं खाया, इन दोनों का मांस खाकर हम अपनी भूख मिटा ले। जादूगर मकड़ा ने कहा, ठीक है, तुम इन दोनों को खा जाओ। फिर जादूगर की नज़र राजू के हाथ पर अंगूठी पर पड़ी। जादूगर मकड़ा ने आगे बढ़कर राजू को अंगूठी उतार ली और उस अंगूठी को अपने हाथ की अंगुली में पहन लिया। आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट भाग सुने।